सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर इंटरमीडिएट लेवल पर सर आपको ये अभी सबसे पहले समझ में आ रहा है कि टैक्सेशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, लॉज कैसे बनते हैं, कैसे अमेंड होते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है सर, और सर हु इज द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट। तो मालिक आइए शुरू करते हैं अगली वाली बात। सर हमने कल पढ़ा था क्या कि सरकार आखिर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट कौन होता है साहब, डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है, गवर्नमेंट पावर्स, अमेंडमेंट किस तरह से होते हैं, डेलीगेटेड पावर्स क्या होते हैं बच्चों, ये सारी बातें हमने कल करी थी। आइए बच्चों, सर मैंने आपको बताया था सिंस गवर्नमेंट कौन, हम, तो सारे कानून जो बने हुए, जितने भी एक्ट बने हुए, जितने भी लॉज बने वो सारे लॉजिकल है एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल। हर एक के पीछे रीजन होता है सर, और वो जो लॉजिक होता है वो बहुत ही सही लॉजिक होता है सरकार। बस पॉइंट क्या है, हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आखिर ये प्रोविजन किस तरह से बने। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, जिस तरह से सरकार जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सर इंटरेस्ट वाला कि सर अगर एसएससी टैक्स पे करने में लेट होता है तो कैसे इंटरेस्ट लगता है, और अगर गवर्नमेंट लेट होती है तो किस तरह से इंटरेस्ट कितना मिलता है, एक लॉजिक समझाने की कोशिश करी कि सर हमको आगे जो बढ़ना है, जो हमको आगे सिलेबस पढ़ना है जीएसटी का, वो पूरा लॉजिकल पढ़ना है, एवरी पॉइंट इज लॉजिकल। ओके तो सरकार शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट का कंटेंट। तो सरकार लेके प्रभु का नाम शुरू कर रहे हैं हमारा जीएसटी वाला काम, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ये सर सीजीएसटी एक्ट 2017 सीजीएसटी, या आप अभी सर कॉमन सेंस समझिए, जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई था तो वो था जीएसटी। सरकार आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर किसी को कहा जाता है तो वो टैक्सेशन लॉ के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी है, जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ हिंदुस्तान के अंदर। पर सवाल आता है क्या सर, अभी बोलने में बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई था टैक्सेशन में, तो वो था जीएसटी। सुनने में बड़ा अच्छा लगा, पर आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या तकलीफ थी पुराने लॉज में जो जीएसटी लाना पड़ा। सर कौन कौन से टैक्सेस थे जो मिक्स हुए, जो सब्स्यूम हुए जीएसटी के अंदर, और सर किन किन टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया, जीएसटी क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, सर क्या तकलीफ थी, वो अगर हमको समझ में आएगी तो जीएसटी समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो सरकार हम अभी पहले थोड़ी देर ये बात करेंगे कि आखिर जीएसटी आने से पहले क्या था। क्लियर, जब आपको यह समझ में आएगा कि जीएसटी आने से पहले क्या था, क्या तकलीफ थी, क्या सिस्टम था, और क्यों जीएसटी आया, तो सर जैसे ही आपको यह समझ में आएगा तो जब हम जीएसटी पढ़ना शुरू करेंगे तो सिस्टम आपके यहां ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके यहां पे फिट होगा, और उसके बाद आप जब जीएसटी शुरू करेंगे तो माहौल ही अलग होगा, नेक्स्ट लेवल पे आपकी बातें जाएगी। तो सरकार शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आखिर जब जीएसटी नहीं था तब क्या था, पहले वो समझते बेटा। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सर पहले सेंट्रल एक्साइज हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सिंस इसका नाम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्यों रखा, क्योंकि ये रेवेन्यू किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था। मैं तुम्हें बताता हूं बेटा अब बिफोर जीएसटी क्या था, बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करते बात को। सर बिफोर जीएसटी अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कोई गुड्स बनाई है, मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करी है, तो मैन्युफैक्चर करके जब मैं गुड्स बेचूंगा, मैं अपनी फैक्ट्री से जब रिमूव करूंगा तो सबसे पहले मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कौन सा ड्यूटी बेटा, एक्साइज ड्यूटी। याद देखिए सर इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, क्लियर, तो अगर मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चर करने में क्या लगता था बेटा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। क्लियर, अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं, सेल ऑफ गुड्स, सर सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था, सेल्स टैक्स। क्या लगता था बेटा, सेल्स टैक्स। क्लियर, सेल्स टैक्स को बोलते थे क्या, वेट और सीएसटी। वेट था सर इंट्रा स्टेट सेल करने पर, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर वेट लगता था, और इंटर स्टेट सेल करने पर सीएसटी लगता था। सीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वेट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स।
सरकार सुनना बात को ध्यान से, विद इन द स्टेट अगर आपने बेचा है, मैं अगर महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में मैंने गुड्स बेचा है तो लगता था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। मैं लिख देता हूं आपको फुल फॉर्म यहां पे। वेट का फुल फॉर्म क्या है बेटा? वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर सर? मैंने प्रिजम्पशन लिया, आपको कुछ भी नहीं है, तो हम पहली बार बात कर रहे हैं, सब कुछ चीजें आपको सीखनी है बेटा। जितनी जड़ें मजबूत होगी उतनी शानदार वाली बिल्डिंग आपकी बनेगी सर। ओके, ध्यान देना बेटा। सरकार, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू किसका था बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? सेल्स टैक्स जो लगता था बेटा सर, उसमें वेट जो रेवेन्यू था सरकार, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और सीएसटी अगेन वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कलेक्ट एक बार स्टेट गवर्नमेंट करता था बेटा। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, अभी मैं आपको सिस्टम का ओवरव्यू दे रहा हूं सो दैट आपको सिस्टम समझ में आए जीएसटी समझने के लिए। ओके, और ये सब बातें ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। ओके मालिक, सर अगर गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते थे तो क्या लगता था बेटा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और गुड्स को बेचने पर लगता था सेल्स टैक्स। विद इन द स्टेट बेचा है तो वेट लगता था विच वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इंटर स्टेट बेचने पर लगता था क्या? सीएसटी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर सर? अब बात को समझना, अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, क्या सप्लाई कर रहा बेटा मैं? सर्विसेज। If I am a सर्विस सप्लायर तो सर्विसेज पर लगता था क्या बेटा? सर्विस टैक्स। क्लियर? और सर्विस टैक्स वाज अगेन द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? सर्विस टैक्स वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने आपको तीन टैक्सेस के बारे में बताया। ये मेजर वो तीन टैक्सेस थे जो बिफोर जीएसटी लगते थे, ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड ऑन सर्विसेज सप्लाइड। क्लियर सर? अब बात को समझने की कोशिश करना। सर अगर मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अगर मैं कोई गुड्स बेचूंगा तो क्या लगेगा? वेट, सेल्स टैक्स। और अगर मैं कोई सर्विस से सप्लाई करूंगा क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। चलिए सरकार, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर्विस टैक्स वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सीएसटी वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके बच्चा। सरकार, अब शुरू करते हैं बात को। मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और मैं क्या बनाता हूं बेटा? ये मार्कर्स। सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। रहा है ना भाई? सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज मार्कर्स, ब्रांड नेम क्या है बेटा? मंगल्स। और सर सुनिएगा बात को ध्यान से, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर मैं मार्कर्स बनाता हूं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स, अब मार्कर बना के मैं क्या करूंगा? बेचूंगा बेटा। मार्कर बना के बेचने में क्या लगेगा बेटा? एक्साइज। अब सुनना बात ध्यान से, सर ये मैन्युफैक्चरर सिंस मार्कर बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा, प्लस ये बेच भी तो रहा है, सेल ऑफ गुड्स भी तो कर रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरर पर सेल्स टैक्स भी लगता था, वेट भी लगता था बेटा। मतलब मैन्युफैक्चरर पर दो टैक्स थे, एक्साइज भी था और वेट भी था। क्लियर? अब मैं सीएसटी नहीं बोलूंगा, ठीक है सर, वेट बोल दूंगा, सब ध्यान दीजिएगा। इंटरसेट सेल करोगे तो सीएसटी लगेगा, इंट्रासेट सेल करोगे तो वेट लगेगा, ठीक है? मैं वेट बोलूंगा सर, समझना बात को ध्यान से। अगर मैं सर मैन्युफैक्चरर हूं तो मैन्युफैक्चर करने पर मेरे को एक्साइज भी लग रहा है और गुड्स सिंस में बेचूंगा भी, इसलिए वेट भी लगेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर पे दो टैक्स हुआ करते थे, एक तो एक्साइज और एक वेट। एक्साइज क्यों? मैन्युफैक्चर किया इसलिए, और वेट क्यों? सेल किया इसलिए। तो सरकार सिस्टम क्या हुआ करता था, समझना बात को ध्यान से। सर धीरे धीरे सिस्टम समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा जीवन के अंदर, और जैसे ही सिस्टम समझ में आया सर जीएसटी बहुत अच्छे से ग्रिप में आएगा आपके। अब सर मैं बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्साइज होता था, उसमें सिस्टम कैसे चलता था वो समझना ध्यान से। Suppose I am a manufacturer. ओके साहब, मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं बच्चों,
आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। ओके मालिक, अब जो मैंने गुड्स बनाया है, जब मैं उन गुड्स को बेचूंगा सर, तब क्या सिचुएशन होता था, समझना चीज को ध्यान से। सर मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल में मैं ये ले रहा हूं कि मैं केवल और केवल एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा हूं साहब। अभी मान लो सेल्स टैक्स है ही नहीं सर, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, अभी एक्साइज है ही नहीं साहब। ओके, अब सर क्या होता था, अगर मैंने ये मार्कर बनाया है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सरकार, अगर मार्कर मैंने बनाए हैं तो मार्कर बनाने पर एक्साइज लगेगा बेटा। अब मार्कर बनाने के लिए मैंने इनपुट परचेज किए होंगे ना यार। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लास्टिक परचेज किया होगा, ये प्लास्टिक से बनता है मार्कर। सर कॉटन परचेज किया होगा, इंक परचेज किया होगा, 50 तरह के इनपुट और दूसरे भी काम आते हैं, वो सब मैंने परचेज किए होंगे। क्लियर? तो जब मैंने इनपुट्स परचेज किए होंगे, उन इनपुट्स को जिससे मैंने परचेज किया होगा, उस इनपुट को भी किसने बनाया होगा बेटा? मान लो मैंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही इनपुट परचेज किए। किसे परचेज किए बेटा? मैन्युफैक्चरर से ही इनपुट परचेज किए। अब मैन्युफैक्चरर से जब मैंने इनपुट परचेज किए होंगे, मान लो प्लास्टिक था बेटा, वो प्लास्टिक मैंने प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर से परचेज किया। जब वो प्लास्टिक उसने मुझे बेचा होगा, अगेन उसने भी क्या लगाया होगा? एक्साइज लगाया होगा बेटा। अरे हाँ है ना? दिल थाम के देखना सर, मजा आएगा सर आपको। तो मैंने इनपुट्स परचेज किए सर, सपोज ₹100 में मैंने इनपुट परचेज किए। सर उस इनपुट को जिससे मैंने परचेज किया वो खुद भी एक मैन्युफैक्चरर था, उसने जब इनपुट मैन्युफैक्चर करके मेरे को बेचा होगा, उसने क्या लगाया होगा? सर उसने भी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया होगा बेटा। सपोज 10% वॉज द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सर 100 रुपी पर 10% अगर एक्साइज लगता है तो कितना लगता है बेटा? 10 रुपी। टोटल हो गया कितना? 110। ये उसने मेरे को इनवॉइस बनाया होगा, ये बिल बना के मेरे को उसने दिया होगा। मैंने 110 में गुड्स परचेज किया है, जिसमें 10 रुपए क्या है? एक्साइज ड्यूटी बेटा। 10 रुपए क्या है बच्चा? एक्साइज ड्यूटी। बात को समझना, आराम से समझना, मस्त होके समझना। सर तो सर इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, वो मैन्युफैक्चरर, मैं कस्टमर। अच्छा मैं बात कर रहा हूं क्या अभी सेल्स टैक्स या वेट है ही नहीं, ठीक है सर, वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आएंगे। सर 10 मिनट के लिए बात समझना, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको। सर एक ऐसा फंडा हम पढ़ने वाले हैं जो पूरे जीएसटी में आपको काम आएगा। तो ये मत समझना कि सर तो अभी एक्साइज की बात कर रहे हैं, जीएसटी में क्या काम का है। अभी तो जीएसटी ही एप्लीकेबल है भाई साहब, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम। सर चीजों को समझ लिया तो आपने। ओके सरकार, अब मैंने अगर 100 में इनपुट परचेज किया, उस पे सिंस वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर था, वो इनडायरेक्ट टैक्स है सर, एक्साइज। सर उसने क्या किया होगा? उस इनपुट को मैंने परचेज किया, मैं उसका कस्टमर हूं, उसने मेरे से 100 रुपी प्लस 10% एक्साइज, 10 रुपी 110 का इनवॉइस बनाया होगा, उसने मेरे से 110 लिया। 10 क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर उस सप्लायर ने, उस मैन्युफैक्चरर ने मेरे से 110 लेके 10 रुपी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया होगा, 100 रुपी उसका रेवेन्यू है बेटा, उसमें उसका कॉस्ट आया होगा, उसका प्रॉफिट है जो भी है सर, वो उसका 100 रुपी। क्लियर? ओके, अब मैंने इनपुट परचेज कर लिया, कितने में बच्चा? 110 में। ओके सर मेरी कॉस्ट कितनी बेटा? 110। ओके मालिक। सर जल्दी मत करना, आराम से समझना, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मेरी कॉस्ट कितनी है? 110। अब सर मैंने भी तो अपना मार्कर बनाया है बेटा। अब मार्कर बनाने के लिए मैंने कई सारे अदर एक्सपेंसेस भी इंकर किए होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड हुए होंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस लगे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगे होंगे, सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगे होंगे, मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा होगा, ये सब खर्चे में जोड़ूंगा ना यार। तो मेरे 110 के इनपुट्स थे, बाकी सब कॉस्टिंग आई, प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन आके आया मान लो ₹40। क्लियर? ये सब क्या है? ये सब मेरे बाकी के दूसरे खर्चे हैं, प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं मालिक? वैल्यू एडिशन। मैंने इस प्लास्टिक में वैल्यू एडिशन किया, बहुत सारे खर्चे किए, बहुत सारे सर एक्सपेंसेस ऐड किए, मेरा अपना मार्जिन ऐड किया, ये आ गया क्या? 150। ये क्या बन गया बच्चों? ये सब खर्चे ऐड किए सर, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, और मैंने गुड्स बना दिया क्या? मार्कर। ये मेरा आउटपुट गुड्स आ गया। आउटपुट गुड्स बन गया 150 में। अब सिंस आउटपुट गुड्स मैंने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, जब इसको बेचूंगा अगेन क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा। सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया है, क्लियर? एक्साइज की रेट है सपोज 10% होता है कितना? 15। सेल प्राइस का 10% कितना हो गया? 150 का 10% 15, टोटल हो गया 160।
5 सर इनडायरेक्ट टैक्स से मैंने कस्टमर को बिल बनाया होगा 165 का, मैंने कस्टमर से 165 लिया होगा और उसमें से 165 जो लिया उसमें से 15 रुपये क्या है बेटा एक्साइज का अमाउंट है, ये एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया, रिमेनिंग मेरा 150 मेरे पास रह गया। भारत माता की जय। अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स मिला कितने में बेटा 165। क्लियर, डन। अब मेरी बात को धीरे से प्यार से मोहब्बत से और सर दिल थाम के सुनिएगा। सरकार आप मुझे बताओ अल्टीमेटली जो मार्केट बन के मेरे कस्टमर के पास गया, मान लो कस्टमर एंड कंज्यूमर था, मान लो उसको ये मार्केट कितने में पड़ा 165 में पड़ा। आप सर समझ के देखना सर, अगर मान लो हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं होता, हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पर कोई एक्साइज ड्यूटी अगर नहीं होता तो बताइए यही मार्कर मैं कितने में बेचता। सर ध्यान से देखो, 10 रुपये एक्साइज आपने यहां पे किया, 15 रुपये एक्साइज आपने यहां पे किया, मतलब इस 165 में टोटल आपने 25 रुपये एक्साइज पे किया बेटा। इस 165 में से टोटल 25 इज द एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट, 10 रुपये ऑन इनपुट, 15 रुपये ऑन आउटपुट गुड्स, टोटल आपने 25 रुपये एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब सोचिए अगर किसी भी गुड्स पर इंडिया में कोई एक्साइज नहीं होता तो वैल्यू ऑफ गुड्स, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स होता विदाउट एक्साइज ड्यूटी कितना होता मेरे मालिक? सर 140 ही होता। हाँ है ना बेटा? सर कैसे 140? 100 रुपये इनपुट का कॉस्ट, 40 रुपये आपने बाकी खर्चे प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, टोटल 140 में आपका मार्कर बन जाता। मतलब अगर किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं लगता तो वैल्यू ऑफ मार्कर्स होता कितना? 140। अब सर मेरी बात को दिल थाम के सुनिएगा सर, मतलब इस 140 पे टोटल एक्साइज लगाया, कितना लगाया बेटा? सर 25 लगाए। What is the rate of tax on markers? जो आउटपुट गुड्स मेरे कस्टमर्स ने मेरे से खरीदा है उस पर रेट ऑफ टैक्स है कितना? सर 10%। 10% किसका? वैल्यू ऑफ मार्कर्स का। अगर कोई एक्साइज नहीं होता तो वैल्यू ऑफ मार्कर एक्चुअली है कितना? 140 है। मतलब 140 का सर 140 का 10% कितना होता है बेटा? 14। मतलब सर ध्यान देना, अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द एंड कंज्यूमर्स। तो एंड कंज्यूमर्स कौन सा गुड्स खरीद रहा है? मार्केट खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? विदाउट टैक्स। अगर उस वैल्यू पे कोई टैक्स नहीं होता तो वैल्यू था 140 और रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब करी वो कितनी है बेटा? मान लो इस एग्जांपल में 10%। अब सर 140 का 10% कितना होता है बेटा? 14। मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो कानून हम लोगों ने बनाया है देश के अंदर पार्लियामेंट में बैठ के, सरकार उसके अकॉर्डिंग 140 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स। जो कस्टमर गुड्स खरीद रहा है अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कितनी? 140 विदाउट टैक्स। उस पर 10% गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। 10% कितना होता है बेटा? 14। और सर ले कितना रहे बेटा? 25। मतलब कस्टमर को टोटल गुड्स मिलना चाहिए 154 में। 154 कैसा है बेटा? सर 140 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस 14 इज द एक्साइज, टोटल 154 होता है। मतलब मेरे कस्टमर को गुड्स मिलना चाहिए 154 में, जबकि कस्टमर गुड्स मिल कितने में रहा है? 165 में। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है। स्ट्राइक कर दी पूरे हिंदुस्तान में कि ये क्या कर रहे हो साहब, हमको तो सर मूर्ख बनाया जा रहा है, सर हमसे तो ये बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। आपको टैक्स लेना है कितना? 14 और आप हमसे ले कितना रहे हो? 25। और ये तो मैंने केवल 2 स्टेप बताई बेटा आपको। डायरेक्ट इनपुट वाले ने इनपुट बनाया, मैंने आउटपुट गुड्स बनाया और डायरेक्ट एंड कंज्यूमर बचा। अगर आगे 3-4 स्टेप और जोड़ देता तो सोचिए कितनी बार टैक्स लग जाता बच्चों। हद कर रहे हो साहब आप? क्लियर? मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स इज 140 और लोगों से टैक्स कितना लिया जा रहा है? 25। गजब करो सर। जबकि वैल्यू ऑफ गुड्स है 140 और सर जो गुड्स एंड कंज्यूमर खरीद रहा है उसका जो वैल्यू कितना है? 140 है, उस पर 10% टैक्स होना चाहिए। होता कितना? 14 और सर ले कितना रहे? 25। सर बिल्कुल गलत हो रहा है, सरासर नाइंसाफी है। हमने सरकार से बोला ये क्या कर रहे हो यार, दिस इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ने बोला हम कहां गलत कर रहे हैं यार, हमको समझाओ तो सही। गुस्सा क्या करते हो? अरे डिस्कशन तो करो।
हमने कहा बिल्कुल करेंगे डिस्कशन, कहां मना कर रहे हैं हम डिस्कशन करने से। सरकार, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, इनपुट जिसने बनाया उसने 100 में आपको इनपुट बेचा, इनपुट रेट ऑफ टैक्स 10% था, हमने 10 रुपये टैक्स लिया। कहां गलत किया? आउटपुट इसने बनाया, आउटपुट उसने 150 में बेचा, और आउटपुट जिसने बनाया उसने आउटपुट कितने में बेचा बेटा? 150 में बेचा, उस पर 10% टैक्स था, उस पर हमने 10% 15 रुपये लिया। कहां गलत किया? मैंने कहा भाई साहब कंट्रोल। सर एक बार सुनने में तो हमको भी लगा हाँ यार गवर्नमेंट कहां गलत कर रही है। हमने इसको एनालाइज किया, देखते सर, एनालिसिस करते ना सर, बात करते अच्छे से, खुले मन से बात करते सर, दिल खोल के बात करते सर, हम मस्त हो गया। सरकार, हमने इसका एनालिसिस किया कि अल्टीमेटली मार्कर जो है वो 165 में अगर कस्टमर को जा रहा है तो 165 कैसा है बेटा? सर 165 कैसा आया बेटा? सर इसके हमने सर 3 टुकड़े करें, समझना बात को ध्यान से। 150 पर 10% लगा कितना? 15। अरे हाँ है ना भाई, ऐसे ही हुआ ना सर? 150 प्लस उस पे लगा कितना? 15। ओके मालिक, यहां हम ऐसे काम करते हैं, एक काम करते हैं सर, इसको मैं अलग तरह से प्रेजेंट करता हूं। टोटल एक्सरसाइज कितना पे किया बेटा? 25। टोटल एक्सरसाइज कितना है? 25। वहां से मैं ब्रेकअप करता हूं, मजा आ जाएगा आपको और भी अच्छे से सर। चलिए अच्छा प्रेजेंटेशन करता हूं सर। टोटल हमने एक्सरसाइज कितना पे किया? 25। ओके मालिक, अभी 25 कैसा आया सर? देखते हैं सर। टोटल हमने एक्सरसाइज पे किया 25। 25 कैसा आया बेटा? 10 प्लस 15। ओके, 10 किस पे किया हमने सर? 10 वॉज पेड ऑन 100। 100 का 10%, 10। 100 क्या था बेटा आपका? प्लास्टिक या इनपुट्स, जिस हमने 10% टैक्स पे किया। 15 क्या था बेटा आपका? 15 कैसा आया बेटा? 15 आया मालिक 10% ऑफ 150। 150 क्या था बेटा आपका? आउटपुट गुड्स। क्लियर? तो 150 का आउटपुट गुड्स था, उस पर 10% टैक्स लगाया, ऐसे आया 25। गवर्नमेंट बोला हमने कहां गलत किया? इनपुट 100 का था, उस पर 10% 10 होता है सर। आउटपुट गुड्स 150 का था, उस पर 10% 15 होता, हमने लिया, बात खत्म। बोला ठीक है साहब। हमने आगे और ब्रेकअप किया। ब्रेकअप बेटा इस फिगर की बात करो आप, वो दिल पे मत लेना ब्रेकअप के लिए। सरकार सीए की दुनिया में आ गए बेटा अब हम। सर ब्रेकअप और पैचअप जो भी होना है वो सब सीए सिलेबस से होना है, पढ़ाई से होना है, पूरा दिलो जान आपको लगाना है। कहा सर? पढ़ाई में आनंद के साथ, मोहब्बत के साथ बेटा। आपका एक ही प्यार होना चाहिए क्या? अभी आपकी पढ़ाई। चलिए सरकार, बोलने में बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, आगे आगे बात करेंगे सर। सर अब 150 का हमने ब्रेकअप किया। 150 कैसा है बेटा? 100 प्लस 40 वैल्यूडेशन था, प्लस आप ध्यान से देखिए बेटा सर, ऐसे है सीक्वेंस ये वाले रखते हैं सर हम। सर ये 150 कैसे आया बेटा? 110 तो यहां पे था सर। अरे हाँ है ना भाई, 110 तो यहां पे था। तो सर 110 कैसे आया बेटा? 110 मतलब 100 तो वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया, 10 रुपये यहां हो गया टैक्स का अमाउंट। क्लियर? प्लस 40 हमने किया था बेटा, ये प्लस 40 हमने कर दिया बेटा। क्लियर? 150 का हमने ब्रेकअप किया। 150 कैसा है बेटा? 100 प्लस 10 प्लस 40। 100 क्या था बेटा? इनपुट्स। 10 क्या था बेटा? एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट्स। 40 क्या था बच्चा? वैल्यू एडिशन। क्लियर? अच्छा 150 का 10% लगा, मतलब 100 का भी 10% लग गया बेटा, 10 का भी 10% लग गया बेटा, सॉरी 40 का भी 10% लग गया बच्चा। क्लियर? ये हमने पूरा ब्रेकअप किया। अब इसको एनालाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं गवर्नमेंट के साथ। सरकार हमने बोला
कि आपने टोटल एक्साइज लिया कितना 25, गवर्नमेंट बिल्कुल लिया साहब। आपने 10 रुपये टैक्स लिया, 100 पे 100 क्या है, इनपुट है सर। आपने नेक्स्ट जो टैक्स लिया वो 150 पे लिया, उस पर 10% 15 लगा। अब 150 का जब हमने ब्रेकअप किया, आगे हमको समझ में आया ये 100 क्या है बेटा। आपने 150 पे 10% लिया, मतलब 100 प्लस 10 प्लस 40, इस पे आपने 10% टैक्स लिया हमसे, बिल्कुल सही। अब देखना ध्यान से क्या हुआ कहानी, सरकार दिमाग खराब हो जाएगा। सर क्या हुआ बेटा, आपने इस 100 पर वापस से 10% टैक्स लगा दिया सर। ये 100 क्या था बेटा, इनपुट्स की वैल्यू, इस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके थे, हाँ है ना यहां पर। और वापस से उसी 100 पर 10% टैक्स, गवर्नमेंट की चोरी पकड़ में आ गई। हमने बोला भाई ये क्या कर रहे हो यार, जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके उसी वैल्यू पे वापस से टैक्स, मजाक चल रही क्या सर, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने गवर्नमेंट की बदमाशी यहाँ पे पकड़ ली और बोल दिया क्या, ना हो पाएगा भाई। और सर ये 100 रुपये जो है ये इनपुट है जिस पे हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं और वापस से उस पर टैक्स ले रहे हो आप। सर बिल्कुल सरासर ना इंसाफी है ये, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके हैं उसी वैल्यू पे वापस से टैक्स। सर एक ही वैल्यू पे आप सर 2 बार टैक्स लगा रहे हो, दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। अच्छा ये तो मैंने 2 स्टेप ली, मान लो एक इनपुट और ले लेता, ये प्लास्टिक था मान लो इनपुट, ये प्लास्टिक किससे बना, केमिकल से बना, एक स्टेप और ले लेता तो केमिकल पे टैक्स, फिर वापस प्लास्टिक पे टैक्स, फिर वापस पूरे मार्केट पे टैक्स। तो सर टैक्स उस केमिकल पे 3 बार लग जाता बेटा, एक स्टेप और बढ़ा था 4 बार टैक्स लगता बच्चों। मतलब आप पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा रहे हो, आप पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा रहे हो, विच इज 150, विच इंक्लूड्स आपकी इनपुट की वैल्यू ऑल्सो, जिस पे आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो, और वापस से पूरी सेल प्राइस इंक्लूडिंग वो इनपुट की वैल्यू पे टैक्स लग रहा है बच्चों, है ना। तो वो एक तरह से इनपुट की वैल्यू पे तो एक तरह से मल्टीपल टैक्सेशन हो गया बेटा। देखो डबल टैक्सेशन तो क्या केवल डबल ही काउंट करता है बेटा, मल्टीपल टैक्सेशन इंक्लूड डबल ऑल्सो, ट्रिपल ऑल्सो, 4 टाइम ऑल्सो बेटा, इसलिए बेटर वर्ड यूज करना क्या है, मल्टीपल टैक्सेशन। तो सर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम टैक्स ऑन सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। ये एग्जांपल में डबल टैक्सेशन हो रहा है, पर सर डबल इज जस्ट एन एग्जांपल, बेटर वर्ड क्या है, मल्टीपल, इसलिए मैंने मल्टीपल टैक्सेशन वर्ड यूज किया बेटा। क्लियर, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, ये तो मैंने एग्जांपल में 2 स्टेप लिए, कई बार 3-4 बार प्रोसेस बन के, 3-4 अलग प्रोसेस बन के फिर आउटपुट गुड्स बनता है बेटा, फिनिश्ड गुड्स, इसलिए मल्टीपल टैक्सेशन हो जाता, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सर हमने गवर्नमेंट को बोल दिया भाई साहब ये आपकी चोरी हमने पकड़ ली। गवर्नमेंट बोला हाँ हाँ बात तो सही है साहब। फिर आगे बढ़े, हमने कहा ये क्या मालिक, एक्साइज। सर एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगा दिया आपने यार, ये ₹1 क्या है, एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी है। अरे मेरे मालिक आपको वैल्यू ऑफ गुड्स पे एक्साइज चाहिए कि एक्साइज पे एक्साइज चाहिए। सर सेकंड चोरी हमने गवर्नमेंट की यहां पकड़ ली और बोल दिया क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। क्या बोलते बेटा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। मतलब क्या होता है बेटा इसका, सर same tax on same tax I repeat, same tax on same tax is called cascading effect। आप भाई साहब वैल्यू ऑफ गुड्स पे आपको टैक्स चाहिए कि एक्साइज पे एक्साइज चाहिए, आपने तो एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। गवर्नमेंट बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, हम जोश में आ गए, हमने बोला नहीं चलेगा, नहीं। अरे क्या नहीं चलेगा भाई, सर ये क्या है, वैल्यू एडिशन। सर हमने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गवर्नमेंट बोला क्या नहीं चलेगा, क्या ये वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं है, हमने बोला मार्केट की वैल्यू का पार्ट है, क्या इस पे पहले कभी टैक्स लगा है, बोला नहीं। मार्केट की पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाना है ना, बोला हाँ लगाना है, और हाँ 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 साहब तो ये टैक्स तो लगना चाहिए, बिल्कुल सही हो रहा है साहब। मतलब सर यहां पे आपने देखना ध्यान से, यहां पे आपने
इनपुट्स पर टैक्स लगाया, सर 100 रुपए पे टैक्स जब लग रहा है, पहली बार लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। पर जब नेक्स्ट स्टेप पे हम आए, ये 150 पे जब आप टैक्स लगा रहे हो, इसमें से 100 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, 10 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, केवल 40 पे टैक्स लगना चाहिए। इसके लिए हम भी एग्री हो गए, गवर्नमेंट भी एग्री हो गया कि बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसलिए इनपुट्स पे एक बार टैक्स लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो टैक्स लगेगा पूरी 150 पे नहीं लगेगा, पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? केवल बेटा वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगेगा। मतलब हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगाना। वैल्यू एडिशन क्या बेटा? मेरे सारे खर्चे प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो था सर, उस पर ही टैक्स लगाना है। नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा, केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा, इसलिए नाम आया क्या? वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वहां से फंडामेंटल इजाद हुआ, फंडामेंटल बना किसका? वैल्यू एडेड टैक्स का, कि साहब नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाने का, पर ओनली ऑन वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने का। मतलब कैसे होगा? अब चीज को समझने की कोशिश करना। तो सर अगर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया तो कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं होगा, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। सर हमारी मांगे पूरी हो गई सरकार, वो मांग की बात नहीं कर रहा हूं होशियारी सरकार। अब हमने क्या किया बेटा? गुड्स बनाया बेटा। बिल्कुल सही हो गया सब, पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए। तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स जब मैंने बेचा, सर मैंने बेचा मान लो किसी को कितने का? सर 15 करोड़ का बेटा, चलो 15 लाख का बेटा, 15 लाख का मैंने किसी को गुड्स बेचा। अब सर इस पे एक्साइज ड्यूटी मैंने लगाया, एक्साइज ड्यूटी की रेट थी कितनी? 10% ऑन वैल्यू ऑन आउटपुट गुड्स। सर जो मैंने गुड्स बना के बेचा उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा? 10%। सर 10% जस्ट एक एग्जांपल लिया, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ बेटा। ओके सर, वो क्वेश्चन आपको हमेशा देखा, अभी याद नहीं करना है, आप समझने की कोशिश करिए। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स कितना बेटा? 15 लाख, उस पर 10% कितना हो गया बेटा? ओ भाई कितना हो गया? क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स कितना? 15 लाख, उस पर 10% टैक्स कितना बेटा? 40,000। ये क्या हो गया? ऐसा कभी बिल देखा आपने? सर मशीन की वैल्यू 15 लाख रुपया, टैक्स 10% कितना होता है बेटा? 40,000। ऐसा कभी देखा आपने? ये क्या करो? अरे भाई सर दिस इज टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। सर मैंने क्या किया, आप देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स 150, उस पे वैल्यू एडिशन पे टैक्स याद है? 40 पे 10% कितना होता है बेटा? 4, 154। मैंने क्या किया बेटा? कुछ जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया बेटा। देखिए ना मेरे मालिक, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप पर जब आप आउटपुट गुड्स बेचेंगे तब टैक्स जो लगेगा वो पूरी वैल्यू पे मत लगाओ, केवल वैल्यू एडिशन कितना था बेटा? 40 पे टैक्स लगाओ, होता है कितना? 4, है ना? तो सर 154 आ जाएगा। मतलब ये है कहने का कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो सर क्या करने का बेटा? यहां मैं बताता हूं आपको क्या करने का बेटा। इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैं जब गुड्स बना के बेचूंगा तो कैसे करूंगा सर मैं? सर मैंने जब इनपुट परचेज किया होगा, उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, सेम फिगर्स, उस पर एक्साइज ड्यूटी मैंने पे किया होगा उस सप्लायर को, उस मैन्युफैक्चरर को कितना? 10 रुपये, टोटल 110। ये मेरा परचेज इनवॉइस आ गया मेरे मालिक। सर जब इन्हें परचेज किया होगा मेरी कॉस्ट 110 हो गई बेटा। सर मैंने अपना वैल्यू एडिशन, वही मेरा मार्जिन, मेरे सारे खर्चे वगैरह कितना बेटा? 40, टोटल 150 हो गया। ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स आ गया बेटा। अब एक्साइज ड्यूटी जो लगेगा 10%, वो पूरी वैल्यू पे नहीं लगेगा, केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा, होता है कितना? 4। सर टोटल हो गया 154। अल्टीमेटली मैंने कस्टमर से 154 लिया, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स 140 आया, और उस पर एक्साइज कितना गया बेटा? टोटल 14। टोटल 14 कैसे गया बेटा? 10 यहां गया, 4 यहां गया, अल्टीमेटली टोटल एक्साइज 14 गया। मतलब जितना टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए उतना ही अल्टीमेटली टैक्स कस्टमर से लिया, और उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को गया, ना ज्यादा ना कम। भारत माता की जय, एकदम मजेदार बात हो गई। पर इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशन पे टैक्स। पर जैसे ही मैंने इस फिगर को इस फंडामेंटल में रखा, आपके लिए प्रैक्टिकल लेवल पे रखा, तो सर आपने कभी ऐसा बिल देखा आज तक बेटा? क्या कोई भी टैक्स हो, एक्साइज छोड़ो सर, जीएसटी या कोई भी टैक्स अगर आपने देखा हो कि वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ गुड्स 15 लाख की, उस पर 10% टैक्स कितना बेटा? 40,000 रुपए बेटा। कभी आपने शोरूम से, दुकान से मोबाइल परचेज किया हो, सर मोबाइल कितने? 15,000 का, उस पर टैक्स मान लो कितना है? जीएसटी है जो भी टैक्स है 10% कितना बेटा? 400 रुपए बेटा।
कभी देखा बिल है आपने? आप बोलोगे फटाफट बिल फोल्ड कर, ये 15,400 चल निकल, आप सोचोगे उससे कोई मिस्टेक हो गई, हमारा तो पैसा बच गया। हाँ है ना भाई? ऐसा कभी बिल देखा आपने? नहीं। तो सर आपने जो बिल आज तक देखा होगा उसमें जो वैल्यू ऑफ मशीन है या वैल्यू ऑफ गुड्स आप खरीद रहे हो उसकी पूरी वैल्यू पे टैक्स लगा होगा। इस तरह का बिल कभी भी आपने नहीं देखा होगा। मतलब हम जो ये बात कर रहे हैं फंडामेंटली सही है, तो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। सर हम किसी भी गुड्स का वैल्यू लिखेंगे उसका ही 10% लगाएंगे ना यार। तो गवर्नमेंट ने बोला क्या सर, ये सिस्टम अल्टीमेटली टैक्स का अमाउंट सही दे रहा है बट तरीका सही नहीं। नतीजा सही है पर तरीका सही नहीं है। और सर नतीजा तो बिल्कुल सही है, हमको तरीका भी सही करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, नहीं 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 साहब, आप कस्टमर से टैक्स ले रहे हो पूरा 14। सर कैसे 14 बेटा? 10 रुपए तो यहां लिए, वो जो आपकी कोस्ट का पार्ट बना बेटा, इस 150 में 10 रुपए टैक्स भी तो है, और 4 रुपए आपने अलग से लिए। अल्टीमेटली कस्टमर से कितना लिया? 14 लिया बेटा। तो आप जो कस्टमर से टैक्स ले रहे हो पूरा बिल पे लिखो और उसको बता के फिर टैक्स लो। बिल पे तो दिखा रहे हो 4 रुपए, अल्टीमेटली टैक्स गया कितना? 14। ऐसा नहीं चलता है साहब, पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाओ और फिर गवर्नमेंट को पे करो और कस्टमर को बताओ कि हमने इस पूरी वैल्यू पे इतना टैक्स आपसे लिया और गवर्नमेंट को पे किया है। हमने बोला भाई साहब पूरी वैल्यू पे अगर टैक्स लगा दिया तो लौट के बुद्धू घर को आएंगे और वापस से ये 15 रुपये टैक्स लग गया तो अगेन मल्टीपल टैक्सेशन हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, फिर हिंदुस्तान में हमको वापस स्ट्राइक करनी पड़ जाएगी। सर क्या मतलब रहेगा? आए ना सर? अरे गवर्नमेंट ने बोला अरे भाई पूरी बात तो सुन, पूरी बात सुनोगे तो आपको अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। हमने बोला सुनाओ सुनाओ भाई, हम सुनने के लिए तो पैदा हुए हैं बेटा। क्लियर? सुन ही रहे, जीवन में जब से पैदा हुए तब से सुन ही रहे, कभी किसी की पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हम भी किसी को सुनाएंगे। आएगा अपना वक्त, आएगा अपना टाइम नहीं अपना पूरा दौर आएगा। लगा दो अपना पूरा दम, पढ़ाई करो मस्त वाली। सर 100% दम आएगा, आपका पूरा दौर आएगा, टाइम आएगा। अब सर गवर्नमेंट क्या बोलती है? अरे बात सुनो तो सही, नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ, पूरी वैल्यू पे लगाओ। पर चिंता मत करना, पहले जो परचेज पे आपने टैक्स पे कर दिया है, परचेज पे जो आपने टैक्स पे कर दिया है उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे, उसका हम आपको बेनिफिट दे देंगे। सर उस टैक्स को मैं मानेंगे कि एक तरह से आपने एडवांस टैक्स पे किया है। कैसे होगा सिस्टम समझने की कोशिश करना। अब आ रहा है क्या सर? बताइए क्या था बेटा? वैल्यू एडेड टैक्स आपने पढ़ा। क्लियर? सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स है बेटा, एक्साइज ड्यूटी इज द टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तक हमने पढ़ा क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। सर ये टैक्स सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट के थे इसलिए इसको बोलते थे क्या? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर? अब तक आपने इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं क्या? सेनवेट। सेनवेट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सेनवेट बोलते हैं। अब तक हमने सेनवेट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे क्या? सेनवेट क्रेडिट। दिल थाम के सुनेगा। सर अभी तक जो फंडा आपने पढ़ा वो था किसका? सेनवेट का। यहां पे लिख देता हूं, ये जो फंडा आपने और हमने डिस्कस किया है ये फंडा किसका था? सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सेनवेट क्रेडिट। देखो लो बनते हुए देखो बेटा, आप तो मजा आएगा लाइफ में, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा चीजों को। सर अब आ रहा है फंडामेंटल किसका? सेनवेट क्रेडिट का। यही लिखता हूं पास में तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है लाइफ में। सर अब देखिएगा ध्यान से, मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर अगेन। मैं कौन हूं भाई? मैन्युफैक्चरर हूं बेटा। मैंने इनपुट परचेज की है। चलो एक काम करते ना यार, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं सर, क्या मस्त वाला सामान, मिक्स नहीं होगी बात। चलिए सर, सर अब आ रहा है फंडा किसका? सेनवेट क्रेडिट का। अब अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर। देखना ध्यान से, फंडामेंटल ऑफ सेनवेट क्रेडिट, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। अब सर मैंने क्या किया? मैंने इनपुट परचेज की है। कितने में?
100 में परचेज किया, उस पर एक्साइज ड्यूटी पे किया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर था इनपुट का वो मैन्युफैक्चरर था, उसने मैन्युफैक्चर किया सर, उसने एक्साइज लगाया, टोटल बिल मेरे को दिया उसने 110 का। अब गवर्नमेंट बोलती है क्या, मंगल जब तू इससे आउटपुट गुड्स बना के बेचेगा तब तेरे को एक्साइज पे करना पड़ेगा, एक्साइज जो पे करना है, एक्साइज जो पे करना है मेरे भाई, वो पूरी वैल्यू पे करना है, पूरी सेल प्राइस पे टैक्स पे करना है। पर चिंता मत करना, उस सेल प्राइस में सिंस ये जो मेरी परचेज प्राइस वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनता है बेटा, क्लियर। और इस पे एक्साइज ऑलरेडी पे कर दिया और वापस से टैक्स लग जाएगा तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करना, तूने जो परचेज पे टैक्स पे किया है, जो 10 रुपए मैंने टैक्स पे किया है, इसका मेरे को सेनवेट क्रेडिट अलाउ कर देंगे। देखना ध्यान से कैसे अलाउ होगा, क्या अलाउ होगा। सर आई विल बी एलिजिबल टू अवेल सेनवेट क्रेडिट। सेनवेट क्रेडिट अवेल्ड या सेनवेट क्रेडिट टेकन एक ही बात है बेटा। मैंने परचेज पे 10 रुपए टैक्स पे किया, मैंने उसका सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, मैंने 10 रुपए का सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया। क्या होगा धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा। मतलब परचेज पे टैक्स पे किया मैंने 10 रुपए, उसका सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, मतलब वो मेरा एक तरह से करंट असेट है, वो आगे मेरे को काम आएगा। एक तरह से वो एडवांस टैक्स पे किया हुआ है जो फ्यूचर लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। कैसे काम आएगा, 2 मिनट रुकिएगा बेटा। मतलब 110 में परचेज किया, उसमें 10 रुपए क्या एक तरह से मेरा एडवांस टैक्स है, मेरा करंट एसेट है, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी हुई बेटा, मेरी कॉस्ट जो हुई वो केवल 100 ही तो हुई है। सो आउट ऑफ 110 10 का मेरे को क्रेडिट मिल गया, 10 का मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा आगे जाके। फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड करंट एसेट बेटा, वो मेरा एसेट है, तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी बेटा 100 हुई है। अब मेरी कॉस्ट 100 हुई है तो सर मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया, कितना बेटा 40, बाकी सारे फिगर सेम है बेटा। मेरा सेल प्राइस बन गया कितना 140, दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स 140। इस पे एक्साइज ड्यूटी की रेट कितनी बेटा 10% होता है कितना 14। अल्टीमेटली मैंने कस्टमर को बिल बनाया कितने का 154 का, उसमें 14 रुपये क्या है बेटा एक्साइज ड्यूटी है। अब सुनना बात को ध्यान से, जब मैं एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से मैंने 154 पूरा लिया सर, उसमें से 14 रुपये क्या था बेटा एक्साइज था। एक्साइज वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करने जाऊंगा 14 का जब पे करूंगा तब गवर्नमेंट ने मुझे कहा था क्या, चिंता मत करना मंगल, जो 10 रुपये तूने ऑलरेडी पे कर दिया है परचेज पर, उसका तेरे को क्रेडिट हमने दे दिया, उसका हमने बेनिफिट दे दिया आपको, ये क्रेडिट तो यूटिलाइज कर लेना, जब तेरी लायबिलिटी पे करेगा मतलब उतना टैक्स कम पे करना। क्लियर, मैंने एडवांस पे 10 रुपए टैक्स पे किया था, उतना टैक्स मैं कम पे करूंगा, क्योंकि एक तरह से 10 रुपए गवर्नमेंट को ऑलरेडी मिल चुका है। क्योंकि मैं जब बायर था इस इनपुट का, मैंने 10 रुपए टैक्स दिया होगा उस मैन्युफैक्चरर ऑफ इनपुट को, और उसने 10 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया होगा, तो आउट ऑफ ₹14 गवर्नमेंट के पास 10 रुपए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो मैंने ही पे किए थे, और वो 10 रुपए मैंने कस्टमर से लेके अपने पास रख लिए बेटा। हाँ है ना भाई, मैंने एक तरह से कस्टमर से लिए, और मैंने जो इनपुट वाला था उसको मैंने 10 रुपए दिए और उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया बेटा। क्लियर, तो 10 रुपए का जो सेनवेट क्रेडिट था वो मैं क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, और बैलेंस 4 में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। क्लियर, सो अल्टीमेटली सर कस्टमर से मैंने टैक्स कितना लिया 14 लिया, 14 में से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया सर, अभी 4 पे किया, और 4 एक तरह से मैंने परचेज के टाइम पे कर दिया था, और जिससे मैंने परचेज किया था उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है उसकी पॉकेट से 14 रुपए गया, 14 में से सर मैंने गवर्नमेंट को पूरा 14 पे कर दिया। कैसे पे किया, 4 तो अभी पे किया, 10 पहले ऑलरेडी पे कर चुका था बेटा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 10 रुपए टैक्स मिल गया, और सर कस्टमर की पॉकेट से भी 14 रुपए गया। अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स जो 140 है उस पर 10% टैक्स लगना चाहिए, उसी पे लगा है टैक्स, और सर उसका 10% होता है कितना 14। वो पूरा बिल पे भी लिखा है, कस्टमर को बताया है कि ये 14 रुपये हम टैक्स ले रहे हैं तेरे से, और गवर्नमेंट को टैक्स इतना गया है। सो अल्टीमेटली सर एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि सर कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो रहा, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई गलत नहीं हो रहा साहब, एवरीथिंग इज फाइन। सर जितना टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, ना ज्यादा जा रहा है ना कम जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। और इसी के साथ भारत माता की जय। ये फंडामेंटल है किसका, सेनवेट क्रेडिट का। मतलब ये बोल दिया कि सर मैं मैन्युफैक्चरर अगर हूं तो परचेज पे जो भी इनपुट परचेज कर रहा हूं, जो भी मैं सर इनपुट परचेज कर रहा हूं, उनके परचेज जो एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा हूं वो डायरेक्ट मेरे सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में चली जाएगी बेटा। क्लियर, वो एक तरह से क्या है बेटा, मैंने उन सप्लायर्स को जो इनपुट के सप्लायर थे उनको मैंने एक्साइज पे किया और उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो अल्टीमेटली एक तरह से सर
मैंने ये जो 10 रुपए टैक्स था ये एडवांस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया है। फिर मैं जब अपना गुड्स कस्टमर को बेचूंगा तब उसकी जो पूरी वैल्यू होगी उस पूरी वैल्यू पे पूरा टैक्स लगाऊंगा और वो पूरा टैक्स मैं कस्टमर से लूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर से टैक्स लिया। अब जब गवर्नमेंट को पे करूंगा तब इस 14 में से 10 रुपए टैक्स तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को एडवांस में पे कर चुका हूं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट्स। क्लियर? तो रिमेनिंग टैक्स जो होगा 4 उसी को मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टोटल 14 मिल गया, कस्टमर से भी 14 गया जेब से और बिल पे भी पूरा टैक्स लग के आ गया कस्टमर के पास। इसी के साथ फंडामेंटल जो था वो शायद आप तक पहुंच गया कि आखिर ये सैंडविच क्रेडिट क्या होता है। तो सर मेरा अब अगला क्वेश्चन आपसे ये दिल थाम के सुनेगा कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर मेरा अगला क्वेश्चन जो आपसे है बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है और वो क्वेश्चन आपके लिए ऊपर आ चुका है, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ये बड़ा ही शानदार फंडामेंटल है सर। कर हर मैदान फतेह, पर पहले ये समझ ले कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, कैसे मिला। ये 10 रुपए कौन सा, ये वाला, ये जो परचेज पे आपने टैक्स पे किया इसका 10 का क्रेडिट, जो 10 रुपए टैक्स पे किया उसका क्रेडिट क्यों मिला। मेरे को ये फंडा आपको रिवाइज कराना है। सर आप सोचेंगे क्या परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है, रहा है ना? ना भाइयों, अगर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट अगर मिलता तो सोचिए आपने भी जितने भी गुड्स खरीदी आज तक, मोबाइल परचेज किया, शर्ट परचेज किया, टी शर्ट परचेज किया, सर पेन परचेज किया, इतनी सारी गुड्स आपने परचेज करी आज तक, इतनी शॉपिंग करी होगी, उन सब पे आपने टैक्स पे किया होगा परचेज पर। सर उन सब के परचेज पे आपने टैक्स पे किया होगा, क्या आपने कभी क्रेडिट लिया? क्रेडिट नहीं लिया। मतलब परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता। तो सर क्रेडिट क्यों मिलता है? अब सुनना बात को ध्यान से। सर मेरा फंडामेंटल ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी काम आने वाला है। आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सर ये ध्यान देना बेटा, ये सेम फंडामेंटल जीएसटी हो, एक्साइज हो, वेट हो, सर्विस टैक्स हो, सब जगह हमेशा काम आएगा। 13 साल से लोगों को सिखा रहा हूं 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि ये फंडामेंटल अगर समझ में आ गया तो भारत माता की जय। सरकार आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, दिल थाम के सुनेगा, क्योंकि केवल परचेज पे टैक्स पे क्या इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, सुनना ध्यान से, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। 140 क्या है? आपकी सेल प्राइस। समझना पिक्चर ध्यान से। सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। देखो आपकी सेल पे जो टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। तो 100 रुपए पे टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा। और ये 10 का क्रेडिट अगर नहीं दिया तो ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो अगेन सेल प्राइस का पार्ट बन जाएगा, और उस टैक्स पे वापस से टैक्स लग जाएगा तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो जाएगा, है ना। अगर ये 10 का क्रेडिट नहीं मिलता, अगर ये 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो सिंस टैक्स लग रहा है पूरी सेल प्राइस पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, है ना। वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लगता, क्लियर, मल्टीपल टैक्स होता। और अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो टैक्स भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता, और कॉस्ट का पार्ट बनता मतलब सेल प्राइस का पार्ट बनता, सेल प्राइस का पार्ट बनता मतलब उस टैक्स पे भी टैक्स लग जाता, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। भारत माता की जय। शानदार माहौल वाला, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार आई रिपीट, दिल थाम के सुनना, ये वो मंत्र है जिससे मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा आपको बेटा। ये वो मंत्र है जिसको समझ में आ गया सर पूरे फंडामेंटल क्लियर। ये वो चीज है जिसकी वजह से जीएसटी आया है। दिल थाम के सुनना बेटा, अभी तो एक्सरसाइज चल रहा है, धीरे धीरे बात करूंगा मैं आपसे, आराम से मस्त होके होले होले। आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि सर रिपीट कर रहा हूं मैं, और आपको भी रिपीट करना है बेटा, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100,
ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. माहौल, अरे हाँ है ना मेरे भाई, क्लियर, डन. सर तो एक बार के लिए आप और हम साथ में रिपीट करेंगे, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि बोलो बोलो बोलो, बोलना है आपको, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है. सेम फिगर बोलो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार. मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. माहौल जबरदस्त, शानदार, क्लियर. एक बार के लिए बच्चों आंखें बंद, आंखें बंद, प्लीज ध्यान पूरा मेरी तरफ, आंखें पूरी बंद. सरकार अब हम विजुअलाइज करेंगे, हम फील करेंगे आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों, अपने जहन तक उतारेंगे आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला. क्योंकि टैक्स जो लग रहा है, आंखें बंद, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. ओम शांति शांति शांति. धीरे से आंखें खोलो, माहौल जबरदस्त, शानदार, क्लियर, समझे मेरी बात. क्योंकि 140 पे टैक्स लग रहा है यार, विच इंक्लूड्स 100, जिसमें हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. हाँ है ना मेरे भाई, क्लियर, ओके. तो सर एक चीज और समझ लेते हैं बेटा हम. मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं मस्त वाला, आपका फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं लाइफ में आपको. सर चलिए मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन ऑल्सो. मार्कर बनाया बेटा, अब पेन बना रहा हूं बेटा, एंड दिस पेन इज एग्जिम फ्रॉम एक्साइज. इस पे एक्साइज नहीं लगता मेरे बेटा, एक्साइज एग्जिम्ट है बेटा. अच्छा, पेन बनाने के लिए अगेन मैंने इनपुट परचेज की है, कितने में, 100 में. अच्छा, इनपुट प्लास्टिक जो परचेज किया वो एग्जाम नहीं है, पेन एग्जाम है बेटा. तो जब पेन के लिए जब मैंने प्लास्टिक परचेज किए होंगे, अदर इनपुट परचेज किए होंगे, वो तो एग्जाम नहीं थे बेटा, उस पर हमने टैक्स पे किया, उनका परचेज बिल आया 110 का. मान लो गवर्नमेंट ने यहां पे सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, हमारी कॉस्ट थी कितनी बेटा, 110. वही एग्जांपल हो, वही फिगर हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा. मैंने वैल्यूडेशन किया, मेरे सारे खर्चे प्लस प्रॉफिट मार्जिन 40, टोटल आ गया क्या 150. ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया 150 का. इस पे एक्साइज ड्यूटी कितना है बेटा, लड्डू, एग्जिम्ट है, कोई जीएसटी पे करने, कोई एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. अल्टीमेटली मैंने 150 का सेल बिल बनाया और इनवॉइस बना के मैंने कस्टमर से 150 ले लिया. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कोई मल्टीपल टैक्सेशन हुआ है क्या, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि 100 रुपए पे टैक्स लगा है, इस 100 पे टैक्स लगा है, और इस 100 पे वापस से टैक्स नहीं लगा. ये 10 रुपीज आपने टैक्स पे किया है, इसका क्रेडिट नहीं मिला, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बना, अल्टीमेटली सेल प्राइस का पार्ट बना, पर उस 10 रुपए एक्साइज के अमाउंट पे वापस से एक्साइज नहीं लगा. सर कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हुआ, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हुआ. अब आप मुझे बताओ, ये परचेज पे अगर जो टैक्स पे किया उसका अगर क्रेडिट गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया तो क्या गलत किया है क्या? आंसर इज नो, कोई गलत नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि सर 10 का क्रेडिट मिला ही क्यों आखिर, टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला है. इस पर्टिकुलर केस में मेरे सर कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है. देखिए सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि मेरे 140 पे टैक्स लग रहा था, विच इंक्लूड्स 100. मेरे यहाँ पे 150 पे टैक्स लग रहा है, 150 पे कोई टैक्स लग ही नहीं रहा, कोई मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा. किस बात का क्रेडिट सर? इसलिए अगर आपके आउटपुट सप्लाईज एग्जिम्ट है तो आपको कोई सर्टिफिकेट क्रेडिट नहीं मिलता.
क्लियर? अब याद करो वापस से 10 का क्रेडिट क्यों मिला? परचेज पे टैक्स पे इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता। हिंदुस्तान में कई सारे लोग ये फंडामेंटल ढंग से सर नहीं समझते, इसलिए उनको चीजें याद करनी पड़ती है। मेरी गारंटी आपको कभी जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा कि सर आपकी गुड्स अगर एग्जम्प्ट है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। ये लाइन कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि क्रेडिट मिलता ही क्यों है। तो आपको ये कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा कहां का क्रेडिट मिलता है और कहां का क्रेडिट नहीं मिलता है। क्लियर? तो सर अगर आपके आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट है तो क्रेडिट की बात आएगी नहीं। क्यों? क्रेडिट मिला ही क्यों? क्योंकि सर आपके 140 पे टैक्स लग रहा है, which includes 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 including 100 पे टैक्स लग रहा है। so to avoid the multiple tax and cascading effect 10 का क्रेडिट मिला, पर मेरे अगर 140 पे टैक्स लग ही नहीं रहा मेरे मालिक, कोई मल्टीपल टैक्स हो ही नहीं रहा, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा, तो मेरे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। शायद मेरी बात आप तक यहां तक पहुंच गई। अरे आया ना मेरे बेटा? क्लियर? डन? तो शायद आपको समझ में आ गया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्लियर? अब सर ये मैंने बात करी किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। सरकार बात करी मैंने किसके रेस्पेक्ट में? एक्साइज के रेस्पेक्ट में। फंडामेंटल आपको समझाया। अब देखिए जब आप फंडामेंटल पढ़ते हो तो सर चीजें कैसे काम आती है आगे वापस से देखो ध्यान से। अरे आनंद आ रहा सर, मजा जीवन में? गुड सर। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को आप और हम मिलके बात करें माहौल के साथ। और सर देखना मेरी गारंटी है सर, मेरे पढ़ाने से पहले आंसर आप दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। आई एम अ मैन्युफैक्चरर। और सर मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज तो लगता है, सिंस मैं गुड्स बेचूंगा भी इसलिए वेट भी लगेगा। तो अब इस फंडामेंटल के अंदर मैं एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट दोनों लेके आ रहा हूं, या मैं यहां लिख देता हूं क्या? सैनवेट एंड वेट दोनों के फंडामेंटल को हम साथ में एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं सर माहौल बनता कि नहीं बनता आपके एंड में। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मार्कर्स बनाता हूं बच्चों में। आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स। मैंने मार्कर मैन्युफैक्चर किया, उसके लिए मैंने इनपुट्स परचेज किए। कितने के बेटा? 100 में। मैंने इनपुट्स परचेज किया 100 में। सर इनपुट जो परचेज किए किससे परचेज किए? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किए। मैन्युफैक्चरर से जब मैंने इनपुट परचेज किए होंगे सर, उन्होंने मेरे बिल पे क्या लगाया होगा? सर एक्साइज ड्यूटी लगाया होगा। सपोज 10% वॉज द एक्साइज, होता है कितना? 10। टोटल हो गया कितना? 110। पर सिंस उस मैन्युफैक्चरर ने इस इनपुट को बेचा भी तो है, इसलिए वो क्या लगाएगा? वेट भी तो लगाएगा। वेट मतलब सेल्स टैक्स। मान लो विद इन द स्टेट सेल था बेटा। क्लियर? सपोज वेट की रेट थी कितनी बेटा? 4%। मान लो पता है ये 4% किस पे लगता था बेटा? पूरे 110 पे लगेगा 4%, क्योंकि गुड्स पहले बनता है, बनेगा तो एक्साइज लग गया, जब बिकेगा बिकने से पहले एक्साइज लग चुका है, इसलिए एक्साइज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग वेट। क्लियर? पूरे 110 पर 4% होता है कितना? 4.40। टोटल हो गया 114.40। उन्होंने मेरे को जो इनवॉइस बनाया वो पूरा 114.40 को बनाया। ये सर मैंने इनपुट परचेज किया कितने में? 114.4 में। अब ये इनपुट यूज करके मैं अपना आउटपुट गुड्स मार्कर्स बनाऊंगा। ये मार्कर बना के जब मैं बेचूंगा तो अगेन इस मार्कर पे एक्साइज भी लगेगा, और सिंस बेचूंगा इसलिए वेट भी लगेगा। क्लियर? अब परचेज पे मैंने एक्साइज और वेट दोनों पे किया है, सेल पे एक्साइज और वेट दोनों लगने वाला है। तो सर सिस्टम कैसे चलेगा देखना ध्यान से, सो दैट मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो। तो क्या होगा सर? जो मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया उसका मैं सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लूंगा, ले लूंगा। अवेल कर लिया मतलब अवेलेबल है, ले लिया, टेकन 10 का। क्लियर? सिंस मेरे परचेज पे वेट पे किया, सेल पे भी वेट लगने वाला है। क्लियर? इसलिए, और पूरी वैल्यू पे टैक्स लगने वाला है। और मैं बताता हूं आपको सैनवेट हो या वेट हो, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम, बस फर्क क्या है? सैनवेट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बाकी कोई फर्क नहीं सर, फंडामेंटल में एब्सोल्युटली सेम। तो सर मैंने परचेज पे वेट पे किया, इसलिए मैंने वेट क्रेडिट अवेल किया। कितने का? 4.40 का।
अब सर मैंने सैंडविच क्रेडिट अवेल किया 10 का, वेट क्रेडिट अवेल किया 4.4 का, आउट ऑफ 114.40, 10 का सैंडविच क्रेडिट 4.4 का वेट क्रेडिट, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट होगी कितनी बेटा 100। अब मेरी कॉस्ट अगर 100 हो गई, देखो आउट ऑफ 114.4 में से 4.4 का वेट क्रेडिट, 10 का सैंडविच क्रेडिट, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट होगी कितनी 100। सर मैंने वैल्यूडेशन किया, मैंने वही फिगर 40, क्लियर। सिंस मैंने वैल्यूडेशन किया कितना बेटा 40, तो मेरा आउटपुट गुड्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी है बेटा 140। ये 140 मेरा आउटपुट गुड्स बना बेटा। सिंस बना है मैंने, मैन्युफैक्चर किया है, क्या लगेगा मेरे मालिक सर एक्साइज लगेगा। क्या लगेगा बेटा एक्साइज ड्यूटी। सपोज कितना है 10% कितना होता है बेटा 14 हो गया कितना 154। सर जब बेचूंगा अगेन क्या लगेगा वेट, रेट कितना बेटा मान लो 4% होता है कितना 6.16, 154 का 4% 6.16 आएगा, टोटल हो गया कितना 160.16। ये मेरा सेल प्राइस बना, ये मेरा इनवॉइस बना, ये इनवॉइस बना के मैंने अपने कस्टमर को दिया और उससे 160.16 लिया। क्लियर। अब सर 160.16 मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, इसमें से 14 क्या है बेटा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे किसको पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मैं पे करने जाऊंगा तब मुझे याद आया कि मैंने 10 का सैंडविच क्रेडिट अवेल किया हुआ है। जो टैक्स मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, मैंने इस 10 का क्या ले लिया सैंडविच क्रेडिट अवेल किया था, उस 10 का क्रेडिट को मैंने यूज कर लिया। परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट वाज अवेलेबल, नाउ दैट क्रेडिट वाज यूज्ड। क्रेडिट मैंने यूटिलाइज कर ली, क्रेडिट मैंने यूज कर ली और बैलेंस 4 मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया। सेम वे जब 6.16 इनडायरेक्ट टैक्स है, वेट का अमाउंट है, स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा। जब स्टेट गवर्नमेंट को पे करने गया तब मेरे पास ऑलरेडी 4.4 का मैंने एक तरह से एडवांस में टैक्स पे कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट को वेट का अमाउंट पे कर रखा है, जिसका मैंने क्रेडिट लिया हुआ था, वो 4.40 का मैंने वेट क्रेडिट यूटिलाइज किया, वेट क्रेडिट यूज किया और बैलेंस 1.76 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिल गया, कस्टमर से भी जितना टैक्स लेना था उतना मिल गया। सरकार अल्टीमेटली कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हुआ, कोई कैस्केड इफेक्ट नहीं हुआ और जितना टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए था उतना आया और उतना उतना बिल पे लिख के कस्टमर से लिया। भारत माता की जय। सर मेरा क्वेश्चन आपसे अब ये है, दिल थाम के आंसर देना, मजा आना चाहिए जीवन में। सरकार आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, जल्दी बोलो। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। कल मैंने लेक्चर में बोला था बेटा आपको इंटरेक्ट करना है, बात करनी, बात खत्म। सरकार 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। अरे हाँ है ना सर, ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना भाई, पर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये कि बताइए ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। हाँ मालिक, बहुत सारे लोग सोच रहे सर सेम फंडामेंटल, सर के एग्जाम में लिखे होगे सेम फंडामेंटल। बोलो सर 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है, which includes 110 on which we have already paid the VAT, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट, हमें 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। भारत माता की जय। मतलब फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम। तो एक बार वापस आप रिपीट करिए, केवल फिगर चेंज हुए बच्चों, तो मुझे क्या फिगर याद कराने की आपको नहीं, मुझे तो फंडामेंटल समझाना बेटा आपको। सर फिगर चेंज हुए तो क्या हो गया, मैं तो कह रहा हूं लाखों करोड़ों का क्वेश्चन भी आएगा तो भी फंडामेंटल तो यही रहेगा। सर बताइए 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, सर बताइए। क्योंकि रिवाइज करो बेटा, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। So to avoid the multiple taxation and cascading effect, 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ है ना भाई, डन। मतलब आपने देखा हो तो एब्सोल्युटली जो हमने सैंडविच क्रेडिट का फंडामेंटल पढ़ा था वही वेट क्रेडिट का फंडामेंटल है। बस फर्क इतना सा है
कि एक्साइज जो सैनवेट क्रेडिट है बेटा, इट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सर मतलब ये है, चलो मुझे एक बात बताओ, आप अपने आप मेरा आंसर आ जाएगा। सर मान लो आपकी लायबिलिटी है एक्साइज की, आपने परचेज पे वेट पे किया हुआ है, क्या वेट का क्रेडिट एक्साइज को पे करने में काम आ सकता है क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि वेट आपने पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, एक्साइज आप पे कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सर जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं किया तो वो कैसे क्रेडिट आपको अलाउ करेंगे? इसलिए वेट का क्रेडिट कभी भी सेंट्रल टैक्स में काम नहीं आएगा। सेम वे मान लो कभी आपके पास सैनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और लायबिलिटी वेट की है, क्या सैनवेट क्रेडिट वेट में काम आ सकता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि सैनवेट क्रेडिट मिला है मतलब टैक्स आपने पे किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और अब जो टैक्स पे करना है वेट वो पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो सर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपने टैक्स दिया किसी और को और क्रेडिट दे कोई और पर्सन, कैसे देगा बेटा? क्लियर? इसलिए आपने टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्रेडिट भी वही देगा और क्रेडिट जो वो देगा वो उसके टैक्स पे करने में ही काम आएंगे। सर वो स्टेट टैक्स को पे करने में काम नहीं आएंगे। तो सैनवेट क्रेडिट वेट में काम नहीं आता, वेट का क्रेडिट सैनवेट में काम नहीं आता। हाँ है ना भाई? डन। क्योंकि वेट पे किया स्टेट गवर्नमेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के लिए क्रेडिट देगी। सैनवेट क्रेडिट अगर पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? डन। क्लियर? तो सैनवेट काम नहीं आएगा वेट के लिए, वेट काम नहीं आएगा सैनवेट के लिए। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल, यस या नो? और हाँ आपको अगर ये लग रहा हो कि सरकार मंगल जीएसटी क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो बता देता मैं आपको, क्या जो यहाँ पे एक्साइज और वेट आपने पढ़ा है वही जीएसटी में जाके सीजीएसटी और एसजीएसटी होने वाला है। सेंट्रल एक्साइज जो था वो हो गया सीजीएसटी और वेट जो है वो है एसजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में काम नहीं आएगा, एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में काम नहीं आएगा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी बेटा। क्लियर? बात करेंगे धीरे धीरे, अभी रुको आप। मैं तो बस इतना सब आपको ये लाइन इसलिए बोली ताकि आपको ये ध्यान रहे कि चीजें ध्यान से पढ़नी है, काम आने वाली है आगे। ये मत समझ लेना ये तो गया एक्ट, अब क्या काम का। भाई मैं एक्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं फंडामेंटल पढ़ रहा आपको माहौल के साथ। क्लियर? डन। तो सर सैनवेट का क्रेडिट क्यों मिला, वेट का क्रेडिट क्यों मिला, यहां तक बात शायद आपको समझ में आ गई। अरे क्लियर सर? तो एक काम करते हैं, 10 का क्रेडिट क्यों मिला ये फंडा आपको क्लियर हो गया। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, भले वो वेट का हो भले वो सैनवेट का हो, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम। क्लियर? अब सर इसके आगे की बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि सर आखिर क्या लकुना था, क्या तकलीफ थी पुराने लॉज में जिसकी वजह से ये जीएसटी लाना पड़ा। अभी हमारी बात कंटिन्यू है, अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैं आपको धीरे धीरे फंडामेंटल सिखा रहा हूं। सर समझ में आएंगे फंडामेंटल, फिर आपको तकलीफ समझ में आएगी, तकलीफ समझ में आएगी, फिर दर्द होगा, फिर नया सर एक्ट आएगा। क्लियर? वहां तक हम पहुंचेंगे तब मजा आएगा, तब माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा सर। क्लियर? डन। तो सर एक काम करिए बाप, जैसा हमने बात करी थी कल, प्लीज 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 सर प्लीज, या तो आप एक एक स्लाइड में आपके सामने ला रहा हूं, उसको लेक्चर को पॉज करो और उसको आपकी नोटबुक में नोट करिए, या फिर सर एक एक स्लाइड का प्लीज है स्क्रीनशॉट और फिर लेक्चर एंड हो ही रहा है बेटा, फिर अपनी नोटबुक में नोट करिए। पर ये आपको नोट करना कंपलसरी है क्योंकि ये वो फंडामेंटल है जो कहीं नहीं मिलने वाले। ये सर चीजें बहुत ही नायाब है, मजा आने वाला सर आपको। सरकार नेक्स्ट प्लीज सर हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा, माहौल के साथ। यस सर, कि एक्साइज का मैंने फंडा बताया आपको बेटा, इसमें मल्टीपल टैक्सेशन भी था और कैस्केडिंग इफेक्ट भी था बेटा। ये लो मालिक, यहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर मल्टीपल टैक्स क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है और अल्टीमेटली टैक्स वैल्यू एडिशन पे ही लगना चाहिए। ये रिकेप भी तो हो रहा है पूरे लेक्चर का बेटा आपका। क्लियर? फिर मैंने बताया कि अगर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओगे तो क्या इस तरह का इनवॉइस कभी बन पाएगा? इस तरह का इनवॉइस देखोगे तो आप डर जाओगे, भाई ये क्या हो रहा है। क्लियर? वो क्यों हुआ वो मैंने आपको यहां बताया बेटा, कि आप सर केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा रहे थे। आया ना बच्चा? ये सही नहीं था, मतलब अल्टीमेटली नतीजा सही था पर तरीका सही नहीं था। फिर
सैनविट क्रेडिट का फंडा आया बेटा। वो सैनविट क्रेडिट का फंडा मैंने आपको यहां समझाया और यहां बताया कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। फिर अगर आपके आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्ट है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट नहीं मिलता वो तो सबको पता है, पर क्यों नहीं मिलता शायद आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगर आउटपुट गुड्स पे टैक्स नहीं है तो मल्टीपल टैक्स नहीं होगा, कैस्केड इफेक्ट नहीं होगा, तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा बेटा। मतलब परचेज पे टैक्स पे क्या तो जरूरी नहीं कि क्रेडिट मिल जाए बेटा आपको। ओके ठीक सर। फिर सैनविट क्रेडिट क्या लिखता हूं और भी, सैनविट क्रेडिट एंड वेट क्रेडिट बेटा। एक्साइज और वेट दोनों को साथ में लेके प्रैक्टिकली कैसे होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बच्चों। क्लियर, पक्का, डन। सर फिर हम कल शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कि आगे की कहानी क्या हुई, कि आखिर क्या तकलीफ थी, किस तरह से बात चल रही बेटा। ठीक है, चलो एक चीज और मुझे लास्ट में बताई दो सर। आप मेरे दिल में एक क्वेश्चन है, पूछ लेता मैं आपसे सर। चलिए सर मुझे बताओ, आपको यह समझ में आ गया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आपको यह समझ में आ गया कि 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। सर मुझे एक चीज बताओ, मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैं जो गुड्स बना रहा हूं उस पर एक्साइज लगता है पर मान लो वेट नहीं लगता। मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा। तो आप मुझे बताओ, मुझे पर मैंने परचेज पर, इनपुट के परचेज पे एक्साइज भी पे किया और वेट भी पे किया। इनपुट से एग्जाम नहीं थे बेटा, इनपुट्स पे एक्साइज भी था वेट भी था, पर मेरे आउटपुट गुड्स पर एक्साइज लगता है पर वेट नहीं लगता। तो मुझे बताओ किसका क्रेडिट मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा। मुझे इस पर्टिकुलर केस में सैनविट क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ है ना बच्चों, क्लियर। सर क्योंकि आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आपको पता है 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। एक्साइज लग रहा तो सैनविट क्रेडिट ले लो बेटा, वेट लग रहा तो वेट का क्रेडिट ले लो बेटा, वेट नहीं लग रहा तो वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए मान लो इसी एग्जांपल में मेरे को मेरे सेल पर एक्साइज एग्जेम्प्ट है, एक्साइज नहीं लगता पर वेट लगता है। हाँ जी सर, अगर मेरे सेल पर वेट लगता है तो मैंने परचेज में वेट पे किया तो वेट का क्रेडिट मिलेगा पर सैनविट क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे सेल पर एक्साइज नहीं लग रहा। क्लियर। चलो मेरी सेल पर ना तो एक्साइज लगता है ना ही वेट लगता है बेटा, तो मैंने परचेज में जो टैक्स पे किया किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मेरी सेल पे एक्साइज भी लगता है वेट भी लगता है तो मुझे सैनविट क्रेडिट भी मिलेगा और वेट क्रेडिट भी मिलेगा। दोनों में से एक लगता है एक नहीं लगता तो एक का क्रेडिट मिलेगा एक का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर। जो टैक्स लग रहा है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जो नहीं लग रहा उसके रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई होप यहां तक बात आपकी पहुंच गई आपको, है ना बच्चा। क्लियर, डन। अब इस बात को कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर से कि अगर मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, इफ on sale only excise duty is levied but weight is not levied, तो ऐसे केस में सैनविट क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, if on sale only weight is levied but excise duty is not levied, तो ऐसे केस में वेट क्रेडिट मिलेगा और सैनविट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर। आप इसका भी क्लिक कर लो, फिर यहां से हम कहानी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे भारत माता की जय करके। क्लियर, डन। आई होप यू गॉट द फंडामेंटल। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट क्या है, सर अभी बुक से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ दिया है पहले वो पढ़िए। अभी हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, बुक से जब पढ़ना होगा आपको बुक दे देंगे और आपको बता दूंगा कहां से क्या पढ़ना है बेटा। ओके, माहौल जबरदस्त शानदार। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर पर। यस, शायद आपको फंडा समझ में आए क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर माहौल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।